डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का एक नया क्लास लेकर के हाजिर हूं। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी और परसेंटेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने देखा था। वहां पर कुछ भिन्न के माध्यम से परसेंटेज को हल करने का प्रयास किया गया था। उम्मीद है कि आप उससे बहुत कुछ सीखे होंगे और आगे के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमने कहा था कि भिन्न का और परसेंटेज से क्या रिलेशन है उसका कंसेप्शन अपने दिमाग में रखना होगा, उसको याद करना होगा। बार बार उसका अभ्यास करने से याद हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। उस क्लास की अगली कड़ी में चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति खपत में 20% की कमी करता है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहां पर हम देखते हैं कि चीनी का मूल्य 16.2/3% ये बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। तो 16.2/3% का मतलब क्या हुआ भिन्न में? चार्ट से एक बार देख लीजिए, याद है तो ठीक है, नहीं तो 1/6। अब चीनी का मूल्य है 6 रुपए, तो वृद्धि 1 रुपए की हो रही है। वृद्धि होने के बाद मूल्य हो गया 7 रुपए। तो चीनी का मूल्य 6 रुपए है, तो वृद्धि होने के बाद ये हो गया 7। प्रारंभिक मूल्य 6 रुपए और वृद्धि होने के बाद ये 1 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 7। और खपत में 20% की कमी, तो 20% का मतलब 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5। पहले जो खपत 5 थी, अब वो खपत घट गई, यानी 1 कम हो गई, तो वो खपत हो गई 4। खर्च कितना हुआ? खर्च मूल्य में खपत से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खर्च निकल जाता है। मूल्य गुणा खपत, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। इस कंसेप्शन का हम यहां पर यूज करेंगे। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें, खर्च निकालें, तो पहले का खर्च था 30, अब ये नया खर्च है, ये नया हो गया, ये हो गया 28। तो यहां पर खर्च में 2 की कमी हो रही है। 2 की कमी कितने पर हो रही है? तो 30 पर। यानी खर्च में कमी हुई कितना? 2 की कमी कितने पर? 30 पर, 30 पर। तो 2 की कमी हो गई 30 पर, 2/30। ये कितना हो जाएगा? 1/15। और 1/15 का यदि आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि 1/15 मल्टीप्लाइड बाई 100%, और इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। रिजल्ट आपका हो जाएगा 6.2/3%। ये कमी हुई, यानी रिजल्ट -6.2/3%। ये माइनस में है तो यहां माइनस लगा देंगे, ये रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। तो बस इतना ही आपको करना है, और इस कैलकुलेशन को जितना फास्ट आप कर सके उतना ही आपका समय बचेगा। एक बार इसी तरह के सवाल और लेंगे और तब कंसेप्शन पूरा क्लियर होने वाला है। अगला सवाल आपके सामने। किसी सर्कस के टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? राजस्व का मतलब कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां पर समझने वाली बात पहले समझ लेते हैं। 57.1/7, 57.1/7%, इसका भिन्न का मान कितना होगा? तो चूंकि नीचे से 7 है, 1/7 है,
तो 1/7 से संबंधित ही होगा। 1/7 को देखते हैं तो 1/7 कितना है? 14.2/7%। और ये है 57। तो 57 से अगर हम 14 का यहाँ पर अनुपात देखें और अपना फॉर्मूला यूज करें, जो फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था, अनुरूपीण बाय प्रोपोर्शन, तो उस सूत्र के अनुसार ये लगभग 4 गुना, ये 4 गुना है 14.2/7 और ये 4 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब कि यह 4/7 का इक्वल है। यहां भी 4 से अगर गुणा करके आप देख लें तो मल्टीप्लाइड बाई 4 तो हो जाएगा 4/7। 14 चौका 56, 4 दूना 8, 8/7 में से एक बार निकलेगा, इसमें पूर्णांक में ऐड हो जाएगा और ये 4/7 के इक्वल हो गया। यानी 57.1/7 इज इक्वल टू 4/7। यह परसेंट 4/7, यानी 7 का 57.1/7% बराबर 4 होगा। यह है वृद्धि। और इसके बारे में तो आप जानते हैं कि 16.2/3%। 16.2/3% कितना है? तो ये 1/6 के समतुल्य है। अब इसी का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इजिली सवाल को समझते हैं। टिकट की बिक्री इतनी बढ़ जाती है, पहले टिकट का मूल्य यानी टिकट की बिक्री थी 7 और इंक्रीज होकर के हो गई 11। पहले 7 और नया हो गया, अब इंक्रीज होकर के 11। ये हो गई बिक्री, ये प्रारंभिक, ये नया। और मूल्य इतना बढ़ जाता है तो पहले 6 था मूल्य, पहले 6 और इंक्रीज होकर के ये हो गया अब 6 और 1 7। तो राजस्व का मतलब यानी आय, इसका सीधा मल्टीप्लीकेशन कर दें। 6 में 7 से गुणा किया 42 और यहां पर गुणा किया तो 77। पहले का राजस्व था 42, अब का राजस्व हो गया 77। तो यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ? यहां पर इंक्रीमेंट देख ले, यानी प्लस हो रहा है। 7 में 4 घटा 3 और 7 में 2 घटा 5, यानी 35 का इंक्रीमेंट हुआ। 35 की वृद्धि हुई। ये 35 की वृद्धि कितने पर हुई? 42 पर। 35 की वृद्धि हो गई 42 पर। इतना परसेंट वृद्धि हुआ। परसेंट नहीं, 35/42। इसको हम सॉल्व करें 7 से कटाएंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42। 5/6। अब 5/6 किसके समतुल्य है? 5/6 का हम परसेंट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली 5/6 का मतलब कि 1/6 का अनुपात में, 1/6 के रेशियो में जाएगा। तो 1/6 का वैल्यू कितना है? 1/6 का वैल्यू 16.2/3 है। तो 5/6 यानी इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 16 × 5 = 80 और ये हो गया 5 दूना 10, 3 पुणा इसमें से निकलेगा 3, यानी 83.1/3% इंक्रीमेंट। ये वृद्धि हुई 83.1/3% की वृद्धि हो गई इसके राजस्व में। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया इजिली और सूत्र लगा हमारा अनुरूपीण प्रोपोर्शन। इस फॉर्मूले की सहायता से, यह वैदिक गणित का फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के बदले 7/4 से गुणा कर देता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा? यानी कोई संख्या, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जनरली माना जाता है कि मान लिया संख्या बराबर x और x को 3/5 से गुणा करें, फिर 7/4 से गुणा करें, डिफरेंस निकाले, परसेंटेज निकाले उसका। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। 3/5 और 7/4, इसको पहले इक्वल कर लें, एक समान इसका डिनोमिनेटर बना लें। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 and 5
इज इक्वल टू 20। तो यहां पर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 35। कितने की इंक्रीमेंट हो गई? पहले संख्या 12 और अब नई संख्या हो गई 35, तो इंक्रीमेंट हो गई 23। 23 की वृद्धि हो गई। 23 की वृद्धि कितने में हुई? 12 में हुई। 23 की वृद्धि हुई 12 में, और ये हो गया 23/12। अब इसको परसेंट में बदल देना है। यहां पर हम 100% लिख देते हैं। यहां पर दो तरह की बातें हैं। एक तो आप इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। कटाने के बाद क्या होगा देख लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, फिर यहां पर हो जाएगा 25। अब 25 और 23 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर 3 से भाग देंगे। अब 25 23 का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स क्लास में हमने सिखाया है कि जो मल्टीप्लीकेशन है बाई निखिलम 23 और 25 का हम कैसे करेंगे। आइए उसको एक बार कर लेते हैं। 23 का यानी बेस हमारा यहां पर हो जाएगा वर्किंग बेस 20। 20 से ये 3 अधिक है और ये 5 अधिक है। 20 कैसे आएगा? 10 इंटू 2। 23 और 25 का हम गुणा सीख रहे हैं। गुणा का मतलब कि यहां से हमको तिरछा जोड़ देना है। 23 में 5 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा, या 25 में 3 जोड़ देंगे तो भी 28 हो जाएगा। हमारा एक पार्ट का आंसर हो गया, और इसका 5 तिहाई 15 ये हो गया। अब इसको 2 टाइम्स हमें ऐड कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है, क्योंकि वर्किंग बेस 10 इंटू 2 अनुपात के द्वारा हमारा दुगना अनुपात है, बेस से डबल है तो यहां भी हमें डबल कर देना होगा। 28 गुना 56 और एक यहां पर आके ऐड हो जाएगा, यानी 575 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया 575/3। अब 3 से भाग देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 19 की 57, एक बार में और 2 शेष बचेगा, इतना रिजल्ट होगा। यहां पर वर्क थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इस वर्क को कम करने के लिए एक नया मेथड हम अपनाते हैं। आइए देखते हैं उस मेथड का यूज हम कैसे करते हैं। यहां पर हमें 23 और 25 का मल्टीप्लीकेशन जो करना पड़ा वो नहीं करना है। आप एक बार फिर से इसको देखिए। 23 की इंक्रीमेंट हुई 12 पर, और इसको हमें परसेंट में चेंज कर देना है, तो 100%, और सीधे हम इसको लिख दें 2300 डिवाइडेड बाई 12। अब डायरेक्ट डिवीजन करें, कहीं कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 का जो पहाड़ा है, 12 का टेबल है, वो आपको याद अवश्य होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं और 12 का टेबल आपको याद नहीं, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। आप डायरेक्ट इसका डिवीजन कीजिए। कैसे करेंगे आइए हम सीखते हैं एक लाइन में। 12 से डिवीजन करेंगे, 12 से 2 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, शेष बच गया। यानी अब 2 डिजिट को हम लेते हैं एक बार में। 12 से भाग दिया 23, एक बार में भाग गया, शेष कितना बचा? 11। ये हमारा अगला भाज्य हो गया 110। 110 हमारा अगला भाज्य हुआ, और भाजक है 12। 12 से भाग देंगे 110 में, तो 12 9 108, और शेष बच गया 2। अब अगला भाज्य हो गया हमारा 20। 12 से भाग देंगे तो एक बार में शेष बचेगा 8, यानी 8 शेष बचा, और 12, तो 8/12 को हम 2/3 लिख सकते हैं। यानी रिजल्ट हमारा हुआ 191.2/3%। यही अंतर हुआ। संख्या इतने परसेंट इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, संख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिवीजन कीजिए, नहीं तो उसको किसी भी तरह से कैलकुलेशन कीजिए। फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, और फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास अवश्य देखने चाहिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक मैथमेटिक्स के जितने भी क्लासेस हैं वो फास्ट कैलकुलेशन से संबंधित हैं। आप उन क्लासों को देखिए और उसका लाभ उठाइए, तब
तब हमारा प्रयास भी सार्थक होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि एम की आय एन से 25% अधिक है तो एन की आय एम से कितना प्रतिशत कम है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हर तरह के एग्जामिनेशन में, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या किसी भी तरह के जो कंपटीशंस हैं जहां पर गणित से सवाल पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों की बहुलता रहती है। एक दो प्रश्न इस तरह से अवश्य रहते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक बार फिर वैदिक गणित के सूत्र अनुरूपीणा का उपयोग करेंगे और उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं वो वैदिक गणित का वो सूत्र इस प्रश्न को किस प्रकार हल करता है। एम की आय एन से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू कितनी होगी? 25% की वैल्यू होगी 1/4। एम की आय एन से, ये हुआ एन की आय, एन की आय ये हो गई 4। तो एम की आय, एन की आय 4 हो गई। यहां पर देखिए एन से तो वो नीचे हो गया और 25% अधिक है तो ये वृद्धि हो गई, ये वृद्धि हुई। एम की आय 5 हो गई, यानी एम की आय 5 हो गई, एन की आय 4 हो गई। तो अब कहता है कि एन की आय एम से कितना प्रतिशत कम है? एम से कितना कम है? तो एम से ये कितना कम है? 1 कम है। एम से 1 कम है। यहां पर जो हम कमी देखते हैं तो -1 हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, एन की आय एम से, तो एन की आय है 4 और एन की आय है 5। तो एन की आय एम से ये 1 कम है, -1। कितने में कम है? कितने पर कम है? तो 5 पर। और इसको हम डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/5 का 20% -20, यानी 20% की कम है उसका। ये जो रिजल्ट पूछ रहा है वो सीधे -20%। तो वाई रेशियो फार्मूला के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। एक बार फिर उसी तरह का प्रश्न आपके सामने है। राम की आय श्याम से 16.2/3% कम है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है? यहां पर फिर एक बार हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 16.2/3%। इसका मतलब कितना हुआ? 16.2/3% का मतलब हुआ 1/6। अब 1/6 में कौन राम है कौन श्याम है, यहां पर देख लेते हैं। श्याम से, तो ये है श्याम, ये है श्याम, इसको हम एस लिख रहे हैं। और कम है तो इसमें से इतना कम करेंगे, राम श्याम। यदि श्याम की आय 6 है तो राम की आय इससे कम कितना? 5। राम की आय श्याम से इतना कम है तो श्याम की आय 6 रुपए मान लिया जाए तो 1 रुपया कम, यानी राम की आय 5 रुपया है। तो प्रश्न कहता है कि श्याम की आय राम से कितना % अधिक है? अब यहां से राम से देखते हैं तो +1% की इंक्रीमेंट हो रही है। एक यहां पर +1, 1 बढ़ रहा है संख्या, तो 1 की वृद्धि कितनी में? परसेंट हमें ज्ञात करना है। ये 1 की वृद्धि हो रही है कितने पर? तो 5 पर। 1/5 कितने % के इक्वल है? 20%। और ये इंक्रीमेंट है तो ये प्लस का चिन्ह, मतलब कि श्याम की आय राम से 20% अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों को बस सूत्र के चंद मिनटों में, सूत्र की सहायता से आप थोड़े से समय में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये प्रोपोर्शन का जो चार्ट है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और इस पैटर्न को 1 बार बना लीजिए, 2 बार बना लीजिए, बिल्कुल आसान है। आपके लिए वरदान साबित होने वाला है परीक्षा में। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको समय की बचत करनी होती है। अधिक से अधिक अभ्यास ही आपको सफलता के चरम शिखर तक पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके लिए, इसी छात्रावास में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 60%, द वैल्यू ऑफ 60% इज व्हाट? 60% 3/5। ये नहीं समझ में आता है, ऐसे भी बना सकते हैं। 60% हल कर दीजिए 3/5, या 20% का वैल्यू आपको मालूम है
तो 1/5 में यदि हम 20% हो रहा है तो 3/5 60%, ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो रहा है, यानी वाई रेशियो फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो रहा है। तो 60% हो गया 3/5। अब 3/5 ये हुआ टोटल नंबर। 3 लड़के हैं, 5 में 3 लड़के हैं, 5 में 3 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 2, और ये 2 हो गया 972। जब 2 972 हुआ तो एक कितना हो जाएगा? 972 को हम 2 से भाग दे देंगे और इजली इसको भाग दीजिए। 2 चौका 8, 1 शेष बचा, 2 8 16, फिर 1 शेष बचा, 2 छक्का 12, 486। फिर हमें ज्ञात करना है, यह है लड़कों की संख्या, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 3 गुना 486 हमारा आंसर हो जाएगा। जितना हो जाए 3 छक्का 18, 3 8 24, 1 25, 3 चौका 12, 2 14। हमारा गुणा सही है कि नहीं है, इसके लिए भी हमने डिजिटल सम बताया है वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में, आप उसका चेक कर सकते हैं। डिजिटल सम आप देख लें, फास्ट कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला प्रश्न आपके लिए, चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पूर्ववत रहे? तो यहां पर कमी कितनी दी गई है? 30%। 30% का मतलब 3/10। ये 10 मूल संख्या हो गई और कमी हो गई 3। 10 में कमी हो गई 3, तो कमी कितनी हो जाए? उसके बाद हो जाएगा कितना? पहले 10 था, मूल्य 10 था, नया मूल्य कितना? 3 कम हो गया तो 7 हो गया। खपत फाइंड आउट करना है और खर्च हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, खर्च उतना ही होना चाहिए। तो अभी हमने बताया सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, तो केवल क्रॉसवाइज का यूज यहां पर करेंगे। 10 को यहां पर ले लेंगे और 7 को यहां पर ले लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 70 इक्वल हो गया। अब ये इक्वल तो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। 7 खपत है, अब खपत हमारा हो गया 10, तो खपत में कितना वृद्धि हो गया? 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि यहां पर +3 हो गया, कितने पर? 7 पर। तो 3/7, 3/7 को हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें 1/7 की वैल्यू याद है। 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14.2/7। 14.2/7, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 14 × 42 और 3 दूना 6, 42.6/7। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये प्रश्न देखें, चावल के मूल्य में 30% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में 10% की कमी हो? यहां पर कुछ भिन्न तरह का दिया हुआ है। मूल्य दिया हुआ है 30%। 30% को अभी आप सीख चुके हैं, 3/10 ये मूल्य है। पहले का मूल्य कितना? 10, और कमी होने पर ये कमी हो गई, यानी मूल्य इसका डिक्रीज हो रहा है, तो 10 के बाद अब मूल्य हो गया 7। अब प्रश्न कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? खपत यहां पर मालूम नहीं है, खपत मालूम नहीं है। खर्च में 10% की कमी हो। 10% का मतलब 1/10, तो पहले का खर्च यदि 10 है तो ये भी डिक्रीज हुआ, घट गया, तो 10 में 1 घट गया तो 9, यानी पहले खर्च 10 रुपया था तो अब खर्च हमें 9 रुपया करना है। अब खपत के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस वाइज का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको यहां पर जो हम गुणा करते थे, इसको यहां पर कर दे, 10 में 9 से गुणा कर दे और 10 में 7 से गुणा कर दें। 10 में 9 से गुणा करके यहां पर लिख दे 90 और 7 में 10 से गुणा करके लिख दे 70। मूल्य 10 रुपए से हो गया 7 रुपए और खर्च 10 से हो, मूल्य
इस तरह से कम हुआ और खर्च में इतनी कमी हो गई। अब खपत में वृद्धि हो रही है, तो पहले खपत 70 तो अब खपत 90। 70 में 90, ये इंक्रीमेंट हुआ 20 इंक्रीमेंट हुआ। तो 20 का इंक्रीमेंट कितने पर हुआ? 70 पर। पॉजिटिव है 2/7, 2/7 की वैल्यू यानी 1/7 की वैल्यू में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका डबल रेशियो लेना है, अनुपात सूत्र की सहायता से उसको डबल कर देना है। तो 14, इसको डबल कर दें 28, 2/7 यानी 4/7। खपत में इतने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गई। अगर तीर का निशान ऊपर की ओर है तो इंक्रीमेंट समझिए, नीचे की ओर है तो कमी हो गई। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि कम से कम समय में आपको हल करने पड़ेंगे। और इसके लिए आप इसका अभ्यास कीजिए, साथ ही साथ फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक बार फिर मैं आपको कहता हूं कि वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास का एकदम बढ़िया से रिवीजन कीजिए और उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें फास्ट कैलकुलेशन की विधियां बताई गई हैं। आप देखेंगे अन्य लोगों के माध्यम से या सुनेंगे कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से ऐसे बनाते हैं, उस ट्रिक से बनाते हैं। गणित में ट्रिक कुछ नहीं होता है। गणित जो होता है बिल्कुल सत्य का दर्शन कराता है। ट्रिक का मतलब यदि आप डिक्शनरी में जाकर के खोजें तो उसका मतलब आप देखेंगे क्या क्या दिया रहता है। धूर्तता, चालाकी, एक से एक घटिया से घटिया मीनिंग होता है ट्रिक का। इसलिए ट्रिक मत कहिए। जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रिक नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें फॉर्मूला लगा है, गणित का फॉर्मूला लगा है, और वो फॉर्मूला वैदिक गणित का ही है। वैदिक गणित के सूत्रों की सहायता से ही वो ट्रिक बनता है। इसको ट्रिक मत कहिए, वो सीधे सूत्र है। सूत्र का अंतिम चरण, अंतिम स्टेप, उसी को लोग ट्रिक कह देते हैं और फॉर्मूले के बारे में जो मूल बेस है उसकी जानकारी नहीं देते हैं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। राम अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? यहां पर आय, व्यय और बचत, इन तीनों का संबंध आपको पता है। आय बराबर व्यय प्लस बचत। व्यय को खर्च भी कहते हैं। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो 60% का मतलब कितना? 60% 60/100, 3/5। अब 3/5 जो है, 3/5 में ये है आय और ये खर्च है, तो ये है खर्च। आय 5 है, खर्च 3 है, तो बचत कितना हो गया? 5 में 3 अगर घटा देंगे तो बचत हो गया 2। आइए देख लेते हैं। आय, खर्च और बचत। आय 5, खर्च 3, बचत 2। परसेंट में लेना है, परसेंट में, इसलिए हम इसको 100 से गुणा कर दे, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 500 रुपया आय, 300 रुपया खर्च, 200 रुपया बचत मान लिया जाए। आय में 15% की वृद्धि हो गई, यहां पर हम 15% बढ़ा दें तो 500 का 15% 75 हुआ। खर्च में भी 15% की वृद्धि हो रही है, यहां भी 15% वृद्धि हो रही है, तो 15% 300 का हो जाएगा 45। ये हो गया 575 आय हो गई और खर्च हो गया 345। अब यहां से यदि हम इसको घटाएंगे तो यहां का मान निकल जाएगा। 575 में 345 घटा देंगे तो 5 में 3 घट गया 2, 7 में 3 घट गया, 7 में 4 घट गया 3 और 5 में 5 घटा 230। 230 रुपया बचत हुई। यहां पर भी बचत में वृद्धि हो रही है। कितना? 30 रुपए की वृद्धि हो रही है। 30 रुपए की वृद्धि कितने पर? 200 रुपए पर। 30 की वृद्धि 200 पर 100 निकाल दे इसका, यानी 15%
ये वृद्धि हुई, यहां भी ये प्लस हुआ है, तो ये 15% की वृद्धि हुई। एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, 15% की वृद्धि आय में हो रही है और खर्च में भी उतनी ही वृद्धि हो रही है, तो बचत में ही उतनी ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको इतना भी नहीं सॉल्व करना है। यदि यहाँ पर 20% हो, यहाँ 20% हो, तो यहाँ भी 20% होगा। यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि उतनी ही होगी। आप इस तरह से 15 की जगह पर 20 रख करके, 15 की जगह पर 10 रख करके, 12 रख करके हल कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे 15%। वाई रेशियो, एक का अनुपात दूसरे के अनुपात के बराबर। इस तरह से इस सूत्र की सहायता से सीधे आप 15% लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्लासेस आपको और मिलते रहेंगे। इसकी तैयारी आप करते रहिए, इसका रिवीजन कीजिए। कैसा क्लास आपको लग रहा है इसका जिक्र कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।